नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल गौतम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इसके पहले की इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था किस तरह से इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है और उसका चैप्टर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं। एक पृथ्वी की उत्पत्ति शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमें इतिहास से इसको इंटरलिंक करना है। एक मानव सभ्यता, ठीक, एक मानव सभ्यता का विकास, इसको समझिए। ये जो टॉपिक है अपना, जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों का इंटरलिंक टॉपिक है। अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो लगभग एक वैज्ञानिक हुए, जॉर्ज लेमेंतियर। नाम सुनिएगा, जॉर्ज लेमेंतियर। ये ज्यादा लिखने के लिए बस सुनिए, जॉर्ज लेमेंतियर। ये वैज्ञानिक हुए, इन्होंने थ्योरी दी जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब ये हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर ये ब्रह्मांड कैसे बना। जॉर्ज लेमेंतियर के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, 30.8 अरब वर्ष पहले एक पिंड हुआ करता था। ब्रह्मांड नहीं था, एक पिंड हुआ करता था। वो पिंड अत्यंत छोटा था, गर्म था और उसमें लगातार संकुचन चालू था। वो लगातार संकुचित होते जा रहा था। संकुचित होते होते क्या हुआ, एक समय के बाद उसमें बलन की प्रक्रिया हुई और जो उसके अंदर ऊर्जा थी उसमें भयंकर विस्फोट हुआ। ठीक, तो समझिए, सबसे पहले ब्रह्मांड में एक छोटा सा पिंड होता है जो कि बहुत ऊर्जावान होता है और लगातार सिकुड़ता जाता है। जब सिकुड़ता जाता है तो इसकी जो ऊर्जा होती है वो एकत्रित हुई और इसमें एक भारी विस्फोट हुआ। और जब इस पिंड में भारी विस्फोट हुआ, इस पिंड से कई सारे छल्ले निकले। क्या निकले? छल्ले निकले। और ये जो छल्ले थे ये बेहद गर्म अवस्था में थे। ठीक, ये बहुत गर्म अवस्था में थे और समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगे। और जब ये ठंडा पड़ गए तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह बने। ठीक, इस प्रकार के हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट आता है। मोटा मोटा समझिए इंटरलिंक करने के लिए। ठीक, ये कब का है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, जब 9 ग्रह बने, इसमें बुध के बाद एक ग्रह आता है पृथ्वी। याद रखिएगा, बुध के बाद ही एक ग्रह आता है पृथ्वी। तो इसी छोटे से पिंड से इन 9 ग्रहों में से एक ग्रह बना हमारा पृथ्वी। ठीक, तो यहां से हमने देखा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी है। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंतियर ने। उनके अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, एक छोटे से पिंड जो कि बहुत ऊर्जावान होता है उसमें विस्फोट होता है और इस तरह से कहीं ना कहीं ऊर्जा के छल्ले बाहर निकलते हैं और ये ऊर्जा के छल्ले भविष्य में क्या हुआ, ठंडा पड़ के छोटे छोटे ग्रह का रूप ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे ध्यान से देखिए, आप लोग आगे देखिए। पृथ्वी हमने बना दी है, पृथ्वी के आगे चलते हैं। अब जब पृथ्वी का निर्माण यहां पास करते हैं, ठीक, ये हमने क्या बना दी? पृथ्वी। ठीक, अब जब पृथ्वी का निर्माण हो गया, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, तो इस पृथ्वी में 2 भाग थे। 2 भाग कौन कौन से थे समझिए। एक छोटा सा भाग, एक बड़ा भाग। ठीक, इसको ऐसे और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, क्यों? अब ये जो चारों तरफ है यहां जल भरा हुआ है और बीच में क्या है? स्थलखंड। तो इसको देखिए, ये बीच में क्या है? स्थलखंड है जहां जमीन है और इस स्थलखंड को बोलते हैं पैंजिया। समझिए, पैंजिया। ठीक, और इस जल भाग को बोलते हैं पैंथलासा। पैंथलासा या फिर महासागर बोल सकते हैं। ठीक, ये कब की बात है? एक युग होता है कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। तो कार्बोनिफेरस युग में क्या था कि जो पृथ्वी जब बनी थी तो पृथ्वी 2 भागों में बटी थी। एक भाग था पृथ्वी के अंदर का भाग जहां जमीन थी, भूखंड था, उसको पैंजिया बोलते थे। और इस जमीन के चारों ओर क्या था? एक महासागर था जिसको पैंथलासा बोलते थे। ये कब की बात है? कार्बोनिफेरस युग की बात है। कार्बोनिफेरस युग की बात है। अब जब समय आगे आगे धीरे धीरे बढ़ा तो ये जो भूखंड था तो इसमें भी बलन की प्रक्रिया चालू हुई।
अब जब गलन की प्रक्रिया चालू हुई तो ये आपस में सिकुड़ने लगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और ये जो पिंजिया होता है तो ये दो भागों में टूटता है। कैसे? एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक, एक भाग ये कौन टूटा है? पेंजिया। और ये पैंथलासा, इसके चारों ओर सागर है, याद रखिएगा, इसके चारों ओर ये सागर है, ये समझिए, इसके चारों ओर ये सागर है। जब ये बीच से टूट गया तो इस बीच में भी पानी भर गया, ठीक, पानी आ गया। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर गया, इसको हम क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये कब की बात कर रहा है? ये टर्शियरी युग की बात कर रहा है, याद रखिएगा। एक समय आता है टर्शियरी युग, ये मैं बात कर रहा टर्शियरी युग की। तो कार्बोनिफेरस युग में क्या था? पृथ्वी थी, पृथ्वी को दो भूभाग थे, एक पेंजिया था, एक पैंथलासा था। पैंथलासा यानी महासागर, जहां पानी भरा हुआ, पेंजिया यानी कि जहां जमीन हो। टर्शियरी युग में क्या हुआ? इस पेंजिया में विभाजन हुआ, ये दो भागों में टूट गया। कौन कौन से भाग? एक ऊपर वाले भाग को हम अंगारा लैंड बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और बीच में यहाँ पानी भर गया। और जब इस बीच वाली दरार में पानी भर गया तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलने लगे? टेथिस सागर। क्या बोलने लगे? टेथिस सागर, ठीक, ये समझिए, टेथिस सागर इसको बोलने लगे। अब हमारे पास क्या एक नाम निकल के है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहां से निकला मैंने बता दिया ना। और इसी गोंडवाना लैंड, अब गोंडवाना लैंड में ध्यान रखिए, इसको मिटाते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक, इसको बनाइए, ऐसे बनाते हैं। ये क्या है? ये है गोंडवाना लैंड। कहां से निकला है? पेंजिया से निकला हुआ है, ठीक। ये जो गोंडवाना लैंड था, इसमें क्वार्टनरी युग में, कौन सी युग में? क्वार्टनरी, ठीक, क्वार्टनरी युग में। युग कौन सा है? क्वार्टनरी युग में। इस गोंडवाना लैंड में भी विभाजन हुआ, और जब इस गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ तो इसके 3 खंड हुए। एक खंड यहां आया, दूसरा खंड यहां आया, तीसरा खंड इस साइड आया, ठीक। इसको क्या बोल लेते हैं? दक्षिण अमेरिका, ठीक। तो दक्षिण अमेरिका बना है वो इसी से टूटकर बना है, ठीक। इसको बोलते हैं अफ्रीका, ठीक। और इस वाले भूखंड को बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक। तो गोंडवाना लैंड। अब समझिए एक बात, पृथ्वी थी, पृथ्वी के 2 भूभाग थे, कौन से? पेंजिया, पैंथलासा। कालांतर में क्या हुआ? टर्शियरी युग में पेंजिया 2 भागों में बट गई, एक को अंगारा लैंड नाम दिया और नीचे वाले भूभाग को गोंडवाना लैंड भाग दिया। क्वार्टरनरी युग में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड 3 हिस्सों में टूट गया। एक जो सबसे आपके पश्चिमी हिस्सा था उसको दक्षिण अमेरिका का नाम दिया गया, बीच वाले को अफ्रीका का नाम, और सबसे पूर्वी वाले हिस्से को भारतीय प्रायद्वीप बोला गया, इंडियन कॉन्टिनेंट बोला गया, ठीक। अच्छा, एक प्रश्न ये उठता कि अंगारा लैंड का क्या हुआ? एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, समझते चलिएगा। अब मैं बताता हूं कि अंगारा लैंड का क्या हुआ, ठीक। ये जो अंगारा लैंड था, बनाते हैं अंगारा लैंड, ठीक। इसके भी 3 हिस्से हुए, कितने? 3। ये बना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक। बीच वाला क्या बना? यूरोप, यूरोप। और ये क्या बना? रशियन कॉन्टिनेंट। इस सिंपल सी बात में रूस समझिए। तो इस तरह से विश्व का निर्माण हुआ, ठीक। तो विश्व का निर्माण कैसे हुआ आपको बता दिया मैंने। अंगारा लैंड से ये 3 प्रायद्वीप बने और गोंडवाना लैंड से ये 3 प्रायद्वीप बने, ठीक। इस तरह से कहीं ना कहीं विश्व का निर्माण हुआ। और इन्हीं 6 में से हम एक देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप। क्या देखते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। तो हमारे चैप्टर का पहला हिस्सा खबर हुआ जिसमें हमने पृथ्वी के उद्भव की जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप में मानव सभ्यता का विकास कैसे होता है, उसके क्रमिक चरणों को समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। मानव सभ्यता के विकास को समझने की 2 थ्योरी हैं। एक पौराणिक थ्योरी है, एक डार्विन का, जैसे मानव, ठीक।
प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी में मानव कैसे आया, पृथ्वी में ह्यूमन कैसे आए। इसकी दो थ्योरी निकलती है, एक डार्विनवाद, ठीक, एक डार्विनवाद। डार्विनवाद इवोल्यूशन की थ्योरी देता है, उत्परिवर्तन की थ्योरी देता है, उत्परिवर्तन थ्योरी देता है ये कौन, डार्विनवाद, ठीक। एक होती है पौराणिक थ्योरी, पौराणिक थ्योरी, पौराणिक सिद्धांत। पौराणिक सिद्धांत क्या करता है, इसकी जानकारी हमें विष्णु पुराण में मिलती है, विष्णु पुराण में मिलती है, इसको समझिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे, मैंने बता दी। मानव की उत्पत्ति की दो थ्योरी निकल के सामने आती है, एक डार्विनवाद की थ्योरी, एक पौराणिक थ्योरी। डार्विनवाद क्या बोलते हैं, डार्विनवाद की थ्योरी बोलती है कि उत्परिवर्तनवाद की थ्योरी देती है। उत्परिवर्तन का बात का मतलब होता है कि मानव सबसे पहले क्या था, आदि मानव था। आदि मानव से जैसे जैसे उसने अपने अंगों का प्रयोग किया उसके अनुसार से वो ढलता गया। इसे अंगों के प्रयोग या अनुप्रयोग के सिद्धांत को भी हम जानते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जब जिराफ हुआ था तो जिराफ की प्रारंभ में इतनी लंबी गर्दन नहीं थी, लेकिन जिराफ ने क्या किया, ऊंचाई वाली चीजों को खाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डार्विन कहते हैं कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो इंसान के पूंछ होती थी। पहले इंसान पूंछ का प्रयोग करता था, इसलिए हर इंसान के पास पूंछ होती थी, लेकिन धीरे धीरे उस पूंछ की उपयोगिता घटी, इसलिए वर्तमान में मानव के कहीं ना कहीं पूंछ घटती चली गई और वर्तमान में ना के बराबर है। ठीक, ये डार्विनवाद की थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे किसी चीज की उपयोगिता बढ़ती जाती है वो अपने आप सिद्धांत विकसित होते, डेवलप होते जाते हैं। इन्हीं में से ये बोलते हैं कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले ये बताते हैं कि मत्स्य आई, कौन, मछलियां आई। मत्स्य के बाद ये बताते हैं कि उसके बाद सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि जलचर आए, क्या बोलते हैं, जलचर आए। फिर ये बोलते हैं उभयचर आए, ठीक। फिर क्या बोलते हैं, थलचर आए, थलचर जिसे सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप या स्तनधारी, तो इन्होंने बोला सबसे पहले जल वाले जानवर आए, उसके बाद ऐसे जानवर बने जो कि जल और थल दोनों में रह सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, थल में रहने वाले जानवर बने जिनको स्तनधारी बोला जाता है, ठीक, तिनके स्थान होते हैं। ये डार्विनवाद की इवोल्यूशन थ्योरी कहती है और इसको सबसे अच्छे तरीके से जिराफ की गर्दन के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अब अगला आते हैं विष्णु पुराण, ठीक, ये तो वैज्ञानिक थ्योरी है। आगे पौराणिक थ्योरी देखते हैं जो कि भारतीय प्रायद्वीप में सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा प्रचलन में चलती है। विष्णु पुराण क्या है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण समझिए। विष्णु पुराण क्या कहता है, विष्णु पुराण ये कहता है कि जो भगवान विष्णु हैं उनके 10 अवतार थे। क्या कहता है, इसकी भी थ्योरी कहीं ना कहीं डार्विन के थ्योरी से मिलती है, लेकिन ये कथाओं के रूप में अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे। इन्हीं विष्णु के 10 अवतार से कहीं ना कहीं मानव सभ्यता का विकास हुआ है। मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इन्होंने सबसे पहले विष्णु का अवतार माना था जो मत्स्य के रूप में आए थे, जिनको बोलते हैं मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, इसमें भगवान विष्णु को मछली के रूप में दिखाया गया कि भगवान विष्णु मछली के रूप में आते हैं और वो कहीं ना कहीं संसार में जीवन को प्रारंभ करते हैं। मत्स्य अवतार के बाद दूसरा अवतार आता है कश्यपावतार। कश्यपावतार, अब आप इसको लिंक कीजिए। डार्विन ने क्या बोला था, सबसे पहले जलचर आए, जलचर का मतलब जो जल में रहते हैं। और विष्णु पुराण में भी पहला मानव लिखा गया मत्स्य अवतार, मत्स्य मछली, अर्थात कि मछली जल में ही रहती है। तो डार्विन और विष्णु पुराण इन दोनों की बातें मेल खाती हैं। दूसरा डार्विन ने क्या बोला कि उसके बाद उभयचर आए, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। और विष्णु पुराण का दूसरा अवतार है कश्यप अवतार। कश्यप अवतार का मतलब होता है कि विष्णु जी ने कश्यप के रूप में अवतार लिया। कश्यप मतलब केचुहा, और केचुहा में आपको जो कश्यप वो होते हैं, ठीक, जिनके ऊपर वो लगा होता है, ठीक, वो कश्यप के रूप में है। और कश्यप जल और थल दोनों में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं डार्विन के दूसरे सिद्धांत से भी ये मैच खाता है। कश्यप अवतार में आपको पता है कि समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन में जो मेरू पर्वत आता है उसको भगवान विष्णु ने अपने इसी अवतार में थेव रखा था, तो कश्यप अवतार आया।
फिर जब कश्यपावतार आगे बढ़ा तो कश्यपावतार के बाद भगवान विष्णु का आता है नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार, ठीक। नरसिंह अवतार के पहले माफ कीजिए वराह अवतार आता है। वराह अवतार। अब वराह अवतार क्या था? वराह अवतार में भगवान विष्णु जो होते हैं वो सुअर का रूप लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने बताया सबसे पहले कैसे एक मछली आई, उसके बाद एक कश्यप आया, कश्यप के बाद 4 पैर वाले जानवर आए। कौन? पशु आए, ठीक। वराह अवतार का मतलब वराह होता है, वराह प्रेजेंट टाइम पे एक सुअर को माना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, पौराणिक कथाओं की अगर माने तो जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था, उसने पृथ्वी को उठा करके समुद्र में छिपा दिया था। तो वराह अवतार में विष्णु ने क्या किया था, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र के तल से बाहर निकाला था। ये वराह अवतार है। वराह अवतार के बाद विष्णु का चौथा अवतार जो होता है वो नरसिंह अवतार होता है। नरसिंह अवतार, ठीक। तो वराह अवतार के माध्यम से विष्णु ने क्या संदेश दिया कि सबसे पहले जानवर आए, 4 पैर वाले जानवर आए। नरसिंह अवतार, डार्विन की थ्योरी कहते हैं जैसे जैसे इंसान अपने अंगों का उपयोग करता जाता है उसके अंग एक्टिव होते चले जाते हैं। तो वराह अवतार में तो ये 4 पैर से चल रहे हैं लेकिन है जानवर ही, लेकिन नरसिंह अवतार में ये 2 पैरों से चलते हैं और इनके 2 हाथ निकल के आते हैं, क्योंकि ये अपने चलने के लिए सिर्फ पैरों का प्रयोग करते हैं और अन्य कामों के लिए हाथों का प्रयोग चालू कर देते हैं अगर डार्विन की माने तो। और नरसिंह अवतार में क्या होता है, ये सिंह के रूप में आते हैं, लेकिन ऐसा शेर होता है जो 2 पैरों पर खड़ा होता है और इनका जो मुखौटा होता है वो शेर के जैसा होता है। इस अवतार में उन्होंने क्या किया था, जो हिरण्यकश्यप होता है प्रहलाद के पिता, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को मुक्ति दी थी, ठीक। नरसिंह अवतार में। नरसिंह अवतार के बाद आते हैं वामनावतार। वामनावतार, ठीक। अब देखिए सबसे पहले मछली बने, जल में थे। मत्स्य बने, जल और थल दोनों में आए। वराह बने मतलब सुअर बने, थल में रहने लगे। सुअर आपको पता है कि थल में रहता है। सुअर 4 पैर होती। नरसिंह बने, उन्होंने 4 पैर से घटाया 2 पैर पे आ गए, लेकिन अभी भी उनका आधा शरीर क्या है, पशु का है। फिर वामनावतार बने। वामनावतार में वो एक छोटा सा ब्राह्मण बनते हैं, लगभग 10 से 15 साल का बालक बन के आते हैं, जो कि एक ब्राह्मण होता है, ठीक। इसमें उन्होंने क्या किया, मानव सभ्यता में प्रवेश कर लिया। और वामनावतार में आपको पता है कि जो पाताल का राजा बलि होता है उससे इन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी और 3 पग में इन्होंने आकाश पाताल और पृथ्वी को नाप लिया था। वामनावतार की कहानी है। वामनावतार के बाद विष्णु अगला अवतार लेते हैं परशुराम अवतार। परशुराम अवतार, परशुराम अवतार। और परशुराम अवतार में ये क्या करते हैं, वामनावतार में इन्होंने एक विप्र का रोल निभाया जो कि छोटा था, शांत था। परशुराम अवतार में ये थोड़ी सी और परिपूर्ण हुए, ये पूर्ण मानव बने, लेकिन अभी कैसे मानव थे, अशांत चित्त मानव थे, क्रोध करने वाले मानव थे, इनके अंदर शांति नहीं थी। इस तरह से परशुराम अवतार में ये कमी थी कि इनके अंदर शांत चित्त नहीं थे। पूर्ण तो थे लेकिन इनके अंदर शांतिपन का अभाव था। फिर 7वां इनका अवतार होता है रामावतार। रामावतार, और रामावतार में पहली बार विष्णु पूर्ण मानव के रूप में दिखते हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला जाता है। रामावतार में इनके अंदर शांति होती है, गंभीरता होता है, धैर्य होता है, वीरता होती है। ये सभी गुणों से परिपूर्ण होकर विष्णु ने राम का अवतार लिया। राम अवतार में आपको पता है कि रावण का वध करते हैं। राम अवतार के बाद आता है कृष्णावतार। कृष्णावतार, रामावतार में राम सभी प्रकार के द्वेषों से मुक्त थे, लेकिन कृष्णावतार में उन्होंने जो सहज मानवीय क्रियाएं होती है, कुटिलता होती है, छलपना होता है, उन सभी को भी अपने अंदर समाहित किया कृष्णावतार में ये था। और विष्णु पुराण जो लिखते हैं, हिंदूवादी ये मानते हैं कि जो 9वें अवतार है वो बुद्ध हैं। जो भगवान बुद्ध थे वो विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, ये विष्णु पुराण में मान्यता है। और जो उनका 10वां अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अभी हुआ नहीं है, कल्कि आने वाले समय में होगा। और जब ये कल्कि अवतार होगा तो इस कलयुग का अंत होगा। आपको पता है कि 3 प्रकार के युग होते हैं। सबसे पहले होता है कृतयुग, उसके बाद त्रेता युग आता है जिसमें राम आए थे, द्वापर युग जिसमें कृष्ण आए थे, कलयुग में हम लोग रह रहे हैं। कलयुग का जब अंत होगा फिर से कृतयुग आएगा, ठीक। तो इस प्रकार के विष्णु के 10 अवतार थे, जिन्होंने बताया कि इस संसार में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव सभ्यता का विकास कैसे होता है। ये तो हमने पुराण के आधार पर डिस्कस किया।
मत्स्य अवतार में एक मछली के रूप में रहते हैं, जल में निवास करते हैं। कच्छप अवतार में एक कश्यप के रूप में रहते हैं, जल और थल दोनों में निवास करते हैं। बराह अवतार में एक सुअर के रूप में रहते हैं, जो कि थल में निवास करता है और 4 पैर वाला जानवर होता है। नरसिंह अवतार में थोड़ी सी और अपडेट हुए और 4 पैर से 2 पैर में आए, लेकिन अभी उनका जो सर होता है वो पशुओं वाला होता है। वामन अवतार में वो और अपडेट वर्जन में आया और उन्होंने एक छोटे से विप्र का रोल निभाया। ठीक। परशुराम अवतार में ये पूर्ण मानव बने पहली बार, लेकिन इनका जो चित्त होता है, मन होता है, वो अशांत होता है, क्रोध से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको पूर्ण मानव नहीं बोला गया। परशुराम अवतार में, राम अवतार में पहली बार इस पृथ्वी में पूर्ण मानव का उद्भव हुआ। ये बताते हैं किस तरह से एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान होता है, इनको राम। कृष्ण अवतार में जो मानव की सहज चालाकियां होती है, छल होते हैं, उन सभी को अपने अंदर समाहित करते हुए उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। विष्णु पुराण के लेखक ये मानते हैं कि जो भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे और जो 10वां अवतार कल्कि है वो होने वाला है। इस तरह से विष्णु पुराण में इस मानव सभ्यता के और संसार के विकास दर को दर्शाया गया है। अब हम चलते हैं, ये तो आधार हुई कि मानव सभ्यता, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का मानव किन किन प्रकार के थे। अपने मानवों के 4-5 प्रकार पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सुनिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सुनते चलिए। दूसरा आपने पढ़ा होगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ठीक। तीसरा मानव आपने पढ़ा होगा होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। चौथा मानव आपने पढ़ा होगा निएंडरथल, निएंडरथल। ठीक। पांचवा मानव आपने पढ़ा होगा होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब चलिए डिस्कस करते हैं। पहला मानव हमने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस संसार का पहला मानव जो सीधा होकर चला था। आपको पता है कि आदि मानव थे, पहले झुक कर चलते थे, फिर थोड़ा कम झुके, फिर थोड़ा कम झुके, फिर थोड़ा कम झुके, लेकिन जो पहली बार स्ट्रेट होकर चला था, सीधा होकर चलने वाला पहला मानव कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, याद रखिएगा। दूसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का था वह मानव जिसने आग की खोज की, याद रखिएगा। आग की खोज करने वाला मानव कौन था? होमो इरेक्टस। ठीक। तीसरा मानव होमो हैबिलस। इस संसार में औजारों की खोज करने वाला मानव कौन था? टूल्स की खोज किसने की थी? होमो हैबिलस ने। होमो हैबिलस वो मानव होता है जिस इस संसार में औजारों की खोज करता है। पांचवा मानव है निएंडरथल। निएंडरथल कौन होते? मानव सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले मानव होते हैं निएंडरथल। ठीक। शवों को दफनाने वाले मानव कौन है? निएंडरथल। लास्ट होमो सेपियंस, जो वर्तमान मानव है, बुद्धिमान मानव है, प्रज्ञ मानव है, जो हम आप हैं, उनको बोलते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अलग अलग देश में होमो सेपियंस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन से वो देखिए। एक है क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन। ठीक। दूसरे हैं पिल्टडाउन, पिल्टडाउन। तीसरे हैं पेकिंग मानव, ये मानवों के नाम है। ठीक। पेकिंग मानव। चौथे हैं निएंडरथल, निएंडरथल। तो होमो सेपियंस को अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला है क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन नाम कहाँ पड़ा? फ्रांस में। फ्रांस में जो होमो सेपियंस होते हैं उनको क्रोमैग्नन बोलते हैं। पिल्टडाउन, इंग्लैंड में जो होमो सेपियंस होते हैं उन्हें पिल्टडाउन बोलते हैं। पिल्टडाउन किसे बोलते हैं? इंग्लैंड में जो होमो सेपियंस होते हैं। पेकिंग मानव, चीन में जो होमो सेपियंस होते हैं या चाइना में जो होमो सेपियंस होते हैं उनको पेकिंग मानव बोलते हैं। निएंडरथल, जर्मनी में जो होमो सेपियंस होते हैं उनको निएंडरथल बोलते हैं। कहाँ? जर्मनी में जो होमो सेपियंस होते हैं उनको निएंडरथल बोलते हैं। इस तरह से मानवों के प्रकार हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला सीधा होकर मानव चलने वाला, होमो इरेक्टस आग की खोज करने वाला, होमो हैबिलस आवाज की खोज करने वाला, औजारों की खोज करने वाला, निएंडरथल पहली बार शवों को जिसने जलाया था, विसर्जन किया था,
होमोसेपियंस पहला बुद्धिमान मानव, और इसी होमोसेपियंस को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्रो-मैग्नन फ्रांस में, पिल्टडाउन इंग्लैंड में, पेकिंग मानव चीन में, निएंडरथल जर्मनी में। ठीक, तो ये मानवों के विकास का क्रम हुआ। अब हम देखते हैं ये जो होमोसेपियंस है, ठीक, होमोसेपियंस मतलब कि हम और आप, इन्होंने क्या किया। जब इस संसार में होमोसेपियंस आ गए तो इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको स्टोन एज के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी दी थी। तो जब ये जो होमोसेपियंस थे या फिर बुद्धिमान मानव थे, उनका जन्म हो गया, उसके बाद उन्होंने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताएं विकसित करना स्टार्ट की। जैसे इंडिया में कौन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इन्होंने क्या बनाई, सभ्यताएं बनाई। सभ्यताएं कौन कौन सी सभ्यताएं बनाई, विश्व की सभी सभ्यताओं की बात यहाँ कर रहा हूँ। टोटल 6 सभ्यता विश्व में बनी है आज तक, उन 6 सभ्यताओं की मैं बात कर रहा हूँ। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, देखते चलिएगा, मिस्र की सभ्यता। तीसरा कौन सा है, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। चौथा चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता या हांगहो नदी घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन आप मोटा मोटा समझिए चीन की सभ्यता। पांचवा है माया सभ्यता, माया सभ्यता। और छठा है इनका सभ्यता, इनका सभ्यता। तो जब विश्व प्रारंभ हुआ था, जब मानव होमोसेपियंस मानव का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो गया, उसके बाद इन 6 सभ्यताओं को इन्होंने विश्व में सबसे पहले, जब संसार का प्रारंभ हुआ था, स्टोन एज के बाद, पाषाण काल के बाद जब कोई सभ्यता बनी तो ये सभ्यताएं सबसे पहले बनी थी, और इन्हीं सभ्यता से विश्व का प्रारंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता में हम आज 2025 तक कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी हमें यहाँ से उठाकर चलनी पड़ेगी। ठीक, अब देखते हैं ये 6 सभ्यताएं हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि इस संसार की पहली सभ्यता कौन सी थी, जो अभी इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है, वैज्ञानिक स्तर पर मान्य है। तो मेसोपोटामिया को जो सभ्यता है वो लगभग 3500 वर्ष पूरी है, याद रखिएगा 3500 BC की है। मैंने BC और AD में आपको डिफरेंस पिछले वीडियो में बता दिया था कि BC का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। इसमें जो नंबर होते हैं वो घटते क्रम में आते हैं, जैसे 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0, 3, 2, 1, फिर 0, फिर शुरू होगा। जो AD होता है, AD का मतलब होता है एना डोमिनी। एना डोमिनी का मतलब क्या होता है, संख्याएं बढ़ते क्रम में रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस क्रम में। तो 3500 BC पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की। उसके बाद माना जाता है मिस्र की। मिस्र की सभ्यता है 3100 BC, 3100 BC पुरानी। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC की मानी जाती है, 2500 BC की। और इसी के आसपास चीन की सभ्यता भी मानी जाती है 3100 BC की। माया सभ्यता 1500 BC की मानी जाती है, और ऐसे ही 1200 BC की मानी जाती है इनका सभ्यता। इस टाइम पीरियड से आप समझ गए होंगे कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन लगातार खोज हो रहे हैं जिसमें हड़प्पा सभ्यता को सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में एक किलाडी तमिलनाडु में प्लेस है, वहां पास उत्खनन चल रहा है, देखिए क्या होता है। ठीक, तो विश्व की ये 6 सभ्यताएं थी जो समय समय पर विकसित हुई। अब देखते हैं कहाँ कहाँ। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये प्रेजेंट टाइम पे ईरान, इराक ईरान वाले क्षेत्र में थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। ठीक, या मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक, मध्य एशिया, ईरान इराक वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र देश है, अफ्रीका का उत्तरी देश है मिस्र, वहां पास मिस्र की सभ्यता पनपी थी। हड़प्पा की सभ्यता भारत में पनपी थी, भारत पाकिस्तान में। ठीक, चीन की सभ्यता चीन में पनपी थी। एक माया की सभ्यता जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका है। ठीक, अमेरिका या उत्तरी अमेरिका बोलिए,
नॉर्थ अमेरिका, ठीक, इसको लिखिए नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका में थी वो माया सभ्यता है, और जो साउथ अमेरिका में थी, दक्षिण अमेरिका में थी, वो इंका सभ्यता है, ठीक। तो मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान इराक में, मिस्र की सभ्यता मिस्र या इजिप्ट कंट्री में, हड़प्पा सभ्यता इंडिया में, चीन की सभ्यता चीन में, माया सभ्यता उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और जो इंका सभ्यता है वो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। इस तरह से ये सभ्यता है एक्चुअली। अब हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया से हम इंडियन हिस्ट्री पे एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। 10-15 मिनट का लेक्चर और बचा है, एक बार देखिए, ठीक। तो हम सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता से थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की, यहाँ पास लिखते हैं। मेसोपोटामिया टाइम क्या है, 3500 BC, सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसी से बात कर रहे हैं। जब मेसोपोटामिया सभ्यता का नाश होता है, और नाश कब हुआ, लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 1000 BC के आसपास मेसोपोटामिया सभ्यता का नाश हो चुका है। और 1000 BC में इंडिया में क्या चल रहा है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उस टाइम पे यहाँ लोहे की खोज हो चुकी है और उत्तर वैदिक पीरियड स्टार्ट होने की कगार पे है, ठीक। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने आपको बताया, ईरान इराक तुर्की या थोड़ा सा यूरोप वाला एरिया भी लीजिए, इन सभी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता चलती है। और जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत होता है, उसके बाद एक एम्पायर निकलता है, एक साम्राज्य, विश्व का पहला साम्राज्य जिसको बोलते हैं यूनानी साम्राज्य। ये अब हमारी कहानी शुरुआत हो चुकी है, समझिए। ये बात कहाँ हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, याद रखिए यूरोप की बात हो रही है। यूरोप में मुख्यतः यूनान जो देश है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो साम्राज्य निकलता है, विश्व का पहला साम्राज्य है यूनानी साम्राज्य। इसका टाइम पीरियड लगभग है 400 BC के आसपास, ठीक। मगध साम्राज्य इससे भी पुराना है, लेकिन यूनानी साम्राज्य ऐसा है जिसने इंटरनेशनल लेवल में अपने को स्टैब्लिश किया था, इसलिए हम इसे विश्व का पहला साम्राज्य बोलते हैं। जबकि मगध, आपको पता है, मगध इंडिया के अंदर ही रह गया था। यूनानी साम्राज्य का टाइम पीरियड आप मोटा मोटा मान के चलिए 4 BC से लेकर के आप इसको मानिए 2 BC के आसपास। और इसी यूनानी सभ्यता साम्राज्य का जो फाउंडर था उसका नाम फिलिप सेकंड होता है। क्या नाम होता है, फिलिप सेकंड। और इसी फिलिप का बेटा है सिकंदर, जिसे हम सिकंदर महान बोलते हैं, अलेक्जेंडर दी ग्रेट बोलते हैं। और इसी सिकंदर ने, आपको पता है कि इंडिया में 326 BC में 326 BC में आक्रमण किया था। इस तरह से यूनानी साम्राज्य का इंडिया में क्या इम्पैक्ट रहा, आपको मैंने बता दिया। यूनानी साम्राज्य का ही एक बहुत बड़ा शासक होता है सिकंदर, जिसने इंडिया में आक्रमण किया था। और आगे चल करके यूनानी साम्राज्य का अंतिम शासक बनता है डेसियस III, उसको मार करके, चलिए, यूनानी साम्राज्य का अंत करके एक साम्राज्य आता है रोमन साम्राज्य। रोमन, बस मैं आपको घटनाक्रम को इंटरलिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। रोमन साम्राज्य आता है, और रोमन साम्राज्य का टाइम पीरियड 2 BC से लेकर के, इसको समझिएगा, ठीक। 2 BC से मैं मान के चलता हूँ 15 की AD तक, 15 AD, ठीक। बहुत लंबा टाइम पीरियड है। रोमन साम्राज्य क्या था, अब सपोज कीजिए ये है ग्रीस। ग्रीस किसकी राजधानी है, यूनान की। यूनान की राजधानी ग्रीस है। ये है रोम। रोम किसकी राजधानी है, आप मान के चलिए कि रोम अभी इटली में आता है। इटली की कैपिटल है रोम, ठीक। तो जो ये यूनानी साम्राज्य था उसकी कैपिटल ग्रीस थी, और जो रोमन साम्राज्य था उसकी कैपिटल क्या थी, रोम, इटली था। ये दोनों में मूलभूत अंतर होता है। तो जब यूनानी साम्राज्य का अंत होता है, उसके बाद उसकी जगह लेता है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य मैंने क्यों डिस्कस किया, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, उसको भी देखिए। जब रोमन साम्राज्य बनता है, तो रोमन साम्राज्य, अब आपको पता है कि कहाँ बना है रोमन साम्राज्य। मैं एक मैप बनाता हूँ, सपोज कीजिए ये इंडिया है,
ये आप अगर ये समझते जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। इस साइड यूरोप, ये साइड अफ्रीका है, ठीक। और यहाँ अगर हम बात करें यूरोप है, ठीक। तो ये रोमन साम्राज्य कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। इंडिया कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। और यूनानी साम्राज्य कहाँ का है? यहाँ का है, ठीक। तो समझ गए होंगे आप। सिकंदर यहाँ से कहाँ आक्रमण करने आया था? इंडिया में, ठीक। सिकंदर यहाँ से चलता है, इंडिया में आक्रमण करने आता है। इस वाले एरिया में सिकंदर ने इंडिया में आक्रमण किया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये जो रोमन साम्राज्य होता है, जब रोमन साम्राज्य बनता है, उस टाइम पे रोमन साम्राज्य की कैपिटल क्या होती है? रोम। लेकिन कालांतर में चल के क्या होता है? रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से? एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। आराम से समझाऊंगा, धैर्य रखिए। पूर्वी भाग, ठीक। पश्चिमी भाग, इसका टाइम पीरियड 2 BC से लेकर के 4 AD के आसपास रहता है, ठीक। और ये 4 AD से 15 AD तक, ये 1453 तक, ठीक। अब फिर से बनाते हैं मैप। ये सपोज कीजिए इंडिया है, ये आप आते जाइए, ये आपका अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट हो गया, और ये आपको मान के चलिए ये यूरोप है, ठीक। ये यूरोप, ये तुर्की है। अब समझिए, यहाँ इंडिया है, वो यूरोप है। पश्चिमी भाग का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो साम्राज्य था उसको पश्चिमी भाग बोला गया। और ये तुर्की है, इसको क्या बोला गया? पूर्वी भाग। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ये पूरब की तरफ है, इसलिए इस साम्राज्य को पूर्वी भाग बोला गया और इसको पश्चिमी भाग बोला गया, ठीक। तो समय क्या होता है कि जब रोमन साम्राज्य यहाँ रूल कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ आसपास की ट्राइब जो थी, जिनको नॉर्मन ट्राइब बोला जाता था, तो नॉर्मन ट्राइब ने क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब इनके ऊपर आक्रमण कर दिया तो रोमन साम्राज्य वाले क्या हुए? 4 AD में यहाँ से भाग करके कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। ये कौन सा प्लेस है? तुर्की है। तुर्की में कौन सा प्लेस है? तुर्की की कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक। तो यहाँ आ गए और यहाँ राज करने लगे। और ये यहाँ कब तक राज किए? 4 AD से लेकर के 15 AD तक, 15 AD तक, ठीक। यहाँ राज किए। इनकी कहानी हम यहीं छोड़ते हैं। अब सपोज कीजिए, अब यहाँ पास रोमन साम्राज्य सिमट के रह गया, इतने में सिमटा हुआ है, ठीक। ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं रह गया है। अब जब रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, रोमन साम्राज्य सिमट गया, उसके बाद इसी टाइम पे आपको पता है क्या होता है? रोमन साम्राज्य आपको पता है कि ये मोटा मोटा मान के चलिए कि 4 AD 5 AD के आसपास सिमट चुका है। तो रोमन साम्राज्य जब सिमट गया, उसी टाइम पे 7 AD में, 7 AD मतलब कि 700 ईस्वी की बात कर रहे हैं। ये 700 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, समझिए। 700 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्टार्ट होता है। 622 में ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं साम्राज्य की। इस्लाम साम्राज्य स्टार्ट हो चुका था। आपको पता है कि इस्लाम को स्टार्ट करने वाले थे पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अबू बकर बनते हैं। अली और अबू बकर के बीच में लड़ाई होती है। जो अली होते हैं वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज होते हैं, उनकी बेटी के पति होते हैं, इसलिए उनको जो अपना राजा बनाना चाहते थे, जो चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद का वारिस उसके वंश से ही कोई बने, उनको सपोर्ट करने वाले सिया कहलाए। और जो चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद का वारिस कोई योग्य व्यक्ति बने, योग्यता को आधार बनाकर बने, उनके जो सपोर्टर थे उनको सुन्नी कहा गया। ये सिया और सुन्नी में बेसिक डिफरेंस होता है। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई, उसके बाद जो वहाँ के उलेमा वर्ग थे, उन्होंने अबू बकर को शासक बना दिया। अबू बकर शासक बना, उसके बाद अबू बकर का बेटा उमर शासक बनता है, और उस्मान। उमर के टाइम पे इंडिया में सबसे पहली बार मुसलमानों का आक्रमण होता है। कब? 636 AD में, 636 AD में उमर के टाइम पे मुसलमानों का इंडिया में पहली बार आक्रमण होता है। लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे इंडिया में सेंटर में हर्षवर्धन बैठा हुआ था।
और इस साइड महाराष्ट्र गुजरात में चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड बैठा हुआ था, जो कि एक बहुत प्रतापी शासक था। और जो आपका उत्तरी वाला एरिया है वहाँ लोहार वंश का शासक था कश्मीर में, तो उनकी दाल नहीं गली और उमर ने जिनको आक्रमण करने के लिए भेजा तो वो असफल होकर लौट गए। उमर के बाद खलीफा बनते हैं उस्मान। उस्मान ने फिर से मुसलमानों को इंडिया में आक्रमण करने के लिए लगभग 11 साल बाद 636 में 11 जोड़िए 647 647 एडी में इंडिया में आक्रमण करने के लिए मुसलमानों को भेजा, लेकिन इस बार भी मुस्लिम असफल रहे। इस बार उनकी असफलता का कारण गुर्जर प्रतिहार शासक थे। प्रतिहारों में भी नागभट्ट प्रथम था जिसने उनको पराजित कर दिया। इसलिए जो सुलेमान होता है वो नागभट्ट प्रथम को मुसलमानों का घोर शत्रु बताता है। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी इंडिया में 2 बार आक्रमण हो चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बनते हैं अबू बकर के बाद उनके बेटे उमर के बाद उनके बेटे उस्मान बनते हैं। ठीक, और उस्मान की हत्या क्या कर देते हैं। अच्छा, जो आपका पैगंबर ये अबू बकर थे, उनकी बीवी थी आयशा उनकी बीवी का नाम होता है, और आयशा ही सपोर्ट कर रही थी अपने बच्चों को, उमर और उस्मान को। तो अली क्या करते हैं, अली खलीफा बनने के लिए एक बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ 100 कैमल, जिसको 100 ऊंटों का युद्ध बोला जाता है। ठीक, 100 ऊंटों के युद्धों में जो अली थे उन्होंने बीवी आयशा को पराजित कर दिया और जो उनका उत्तराधिकारी उस्मान होता है उसकी हत्या कर दी। और जब उस्मान की हत्या हुई तो उस्मान का एक मित्र होता है जो सीरिया में उस टाइम पे गवर्नर होता है, अल मुआविया ने क्या किया, अली को बुला करके अली की हत्या कर दी। और अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन की भी उसने हत्या करवा दी, उसने अल मुआविया ने। और अल मुआविया ने एक नए वंश स्टार्ट किया। ठीक, इस्लाम धर्म था 7 AD में आया, और अल मुआविया ने लगभग 650 AD में, इस्लाम धर्म कब आ चुका है, 622 में आ चुका है। ठीक, 650 AD में उमैयद वंश की नींव डाली, उमैयद वंश। ठीक, उमैयद वंश की नींव डाली अल मुआविया ने। अल मुआविया के बाद उसका बेटा होता है, वो शासक बनता है, लेकिन अयोग्य शासक सिद्ध होता है। और इसी अल मुआविया के बेटे की हत्या कर देते हैं अबू अब्बाद। और अब्बाद ने क्या किया, अब्बासी डायनेस्टी को स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं अब्बासी डायनेस्टी, अब्बासी वंश। ठीक, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 750 से लेकर के 1250 AD। अब एक कहानी समझिए, जो इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक, माफ कीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम, अब होता है कि इसका उमैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है, 750 तक है। ठीक, 650 से 7 से 50 अगर आप टाइम पीरियड को देखें तो इसी बीच में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इंडिया में आक्रमण किया था। और इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था, उमैयद वंश का जो फाउंडर होता है अल मुआविया के अंडर में एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है अल हज्जाज ने ही इनको मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया में आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसके पहले भी अल हज्जाज ने इंडिया में आक्रमण करने के लिए 2 अपने कमांडर, एक का नाम बुदैल होता है, एक का नाम वो होता है अबूदैल्ला और बुदैल, इन दोनों का आक्रमण करने के लिए 711 AD में भेजता है, 711 में। जब ये दोनों असफल होते हैं, ठीक, हाँ, उबैदुल्लाह और बुदैल, फिर 712 में अल हज्जाज अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में को जीतने में सफल रहता है। तो ये जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम में, इससे उमैयद डायनेस्टी ने स्टार्ट करवाया था। फिर उमैयद वंश का जब अंत होता है उसके बाद अब्बासी शासक बनता है। कौन सा बनता है, अब्बासी। ठीक, अब्बासी याद रखिएगा। अब्बासियों ने क्या किया कि क्योंकि अब्बासी आपको पता है कि मिडिल ईस्ट एरिया में शासन कर रहे थे, मतलब कि इस वाले एरिया में, यहाँ ये इंडिया है, ठीक, ये भारत है, समझिएगा। और अब्बासी यहाँ आपका वो बैठे और अब्बासी यहाँ रूल कर रहे हैं, अब्बासी यहाँ शासन कर रहे हैं। अब उन्होंने अब्बासी साम्राज्य यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक। ये आपको देखने में एरिया छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पास बैठ के यहाँ पास कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। तो अब्बासियों ने क्या किया, अपने अधीन यहाँ, कहाँ, यहाँ पास ईरान इराक के पास इन्होंने एक
गवर्नर बैठाया, तेहरीन, ठीक, तेहरीन। तो ईरान इराक वाले एरिया में अब्बासियों ने क्या किया, अपना एक गवर्नर बैठाया जिसका नाम तेहरीन होता है। तेहरीन को बैठाया और तेहरीन के नाम पर ही एक डायनेस्टी चल पड़ी जिसका नाम होता है तेहरीन डायनेस्टी। क्या हुआ, तेहरीन डायनेस्टी। और तेहरीन डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया। आगे चल के अब्बासी, अच्छा अब्बासी आपस बैठ के रूल करते रहेंगे, अब्बासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जब दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तेहरीन, यहाँ तेहरीन रूल कर रहे होते हैं। तेहरीन के बाद, एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए, तो तेहरीन होता है, तेहरीन यहाँ रूल कर रहे थे। तेहरीन को आगे चल के एक डायनेस्टी होती है सफारी डायनेस्टी। क्या होता है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब ये कहानी आपको इंटरलिंक करके खत्म होने के कगार में है, ठीक है। अब ये मैप बना रहने दीजिए। एक होता है तेहरीन, तेहरीन वंश, ठीक, अब्बासी बने हुए हैं। ये किसके अंदर है, अब्बासी के अंदर। तेहरीन वंश को खत्म करके एक वंश आता है सफारी। कौन आ रहा है, सफारी वंश, ठीक, सफारी वंश आता है। सफारी वंश में भी कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। सफारी वंश के बाद एक आता है समानी वंश, समानी वंश। और इसी समानी वंश को खत्म करके आता है गजनवी वंश। कौन आता है, गजनवी। तो ये वही गजनवी डायनेस्टी है जिसका संस्थापक था अलप्तगीन। इसी गजनवी डायनेस्टी का संस्थापक होता है अलप्तगीन, और इसी अलप्तगीन का दामाद होता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का छोटा बेटा होता है महमूद गजनवी, जिसने इस गजनवी डायनेस्टी को मजबूत आधार प्रदान किया था। ठीक, इसी गजनवी वंश का महमूद गजनवी होता है जो इंडिया में आक्रमण करता है। ठीक, और इस गजनवी वंश का भविष्य में अंत करते हैं सालजुकों ने। सालजुक, सालजुक वंश ने क्या किया, इस गजनवी वंश का अंत कर दिया। सालजुकों ने क्या किया, इस गजनवी वंश का अंत कर दिया। अब इन्हीं सालजुक वंश के होते हैं मोहम्मद गौरी। इसी सालजुक वंश जो यहाँ पास, अब यहाँ पास तेहरीन हट के कौन आ चुका है, सालजुक आ चुके हैं। समझिए, सालजुक आ चुके हैं। सालजुक कहाँ बैठे हैं, ईरान इराक में। और यहाँ पास क्या है, अफगानिस्तान वाला एरिया। इसी अफगानिस्तान में एक प्लेस पड़ता है गौर। क्या पड़ता है, गौर। और इसी गौर में उद्भव होता है मोहम्मद गौरी का। ठीक, तो समझ रहे हैं ना। यहाँ पास कौन बैठा है, ये खलीफा बैठे हुए हैं, खलीफा। ठीक, खलीफा कभी यहाँ रहेंगे तो कभी यहाँ रहेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो इसी सालजुक वंश का कौन होता है, गौरी, मोहम्मद गौरी। आगे चल के इस सालजुक वंश का खात्मा होता है और आता है ख्वारिज। कौन सा वंश आता है, ख्वारिज। इसी ख्वारिज वंश का अंतिम शासक होता है जलालुद्दीन मंगबरनी। इस ख्वारिज वंश के अंतिम टाइम में लगभग 1220 के आसपास की बात है, 1220 की बात है, जब इसका शासक जलालुद्दीन मंगबरनी, मंगोल जो चंगेज खान होता है, वो ख्वारिज में डायनेस्टी यानी कि अफगानिस्तान में आक्रमण करता है। और आक्रमण करता है जब, तो ख्वारिज में वंश को तहस नहस कर देता है। जो इसका अंतिम शासक होता है जलालुद्दीन मंगबरनी, वो इंडिया में आता है। उस टाइम पे इंडिया में इल्तुतमिश का शासन होता है। वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश सहायता करने से मना कर देता है। बोलता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो आपके अनुकूल नहीं है। और जो उसका दूत होता है अलाउद्दीन, उसने अलाउद्दीन की भी हत्या करवा देता है उसके दूत की। उसके बाद जलालुद्दीन मंगबरनी क्या होता है, वापस लौट जाता है। और चंगेज खान कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के इस व्यवहार से खुश होकर के इंडिया पे उसने आने से खुद को रोक लिया। उसके बाद ख्वारिज वंश होता है। ख्वारिज वंश आपको पता है कि चंगेज खान ने ख्वारिज वंश का अंत कर दिया और यहाँ एक नए डायनेस्टी को स्टार्ट किया जिसका बोलते हैं मंगोल वंश। किसको स्टार्ट किया, मंगोल वंश। ठीक, मंगोल वंश चंगेज खान का नाती होता है हलाकू खान। चंगेज खान का जो हलाकू खान नाती होता है, चंगेज खान की जो सल्तनत थी वो मूल रूप से चीन में फैली हुई थी, मंगोलिया
चीन और रसिया के बीच में एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम मंगोलिया हो, तो वहाँ फैली हुई थी। तो जब हलाकू खां के टाइम पे क्या हुआ, मंगोलिया में रिवोल्ट हो जाता है। तो हलाकू का क्या होता है कि यहाँ से अब यहाँ सेल्जुक बदल चुके हैं, ठीक, कौन है सेल्जुक के बाद ख्वारिज में, ख्वारिज के बाद अब यहाँ कौन आ गया, मंगोल। और इनका मूल राज्य कहाँ है, यहाँ पास है, ये मंगोलिया में। तो जो इनका मंगोल डायनेस्टी का अंतिम शासक होता है जिसका नाम हलाकू खां होता है, वो यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाता है। जब वो यहाँ से उठता है और यहाँ आ जाता है तो उसी टाइम पे क्या हुआ, इस मंगोलों को मार दिया। किसने मार दिया, मामलुकों ने। किसने मार दिया, मामलुकों ने, मामलुक डायनेस्टी ने, मामलुक वंश ने। और इस मामलुक वंश ने सिर्फ चंगेज मंगोल वंश को नहीं मारा, इसने किसको भी मार दिया, खलीफा। और खलीफा भी कौन था, मैंने भी क्या बताया था आपको, अब्बासी खलीफा थे, अब्बासी थे। और इसने अब्बासी खलीफाओं को मारा, और अब्बासी खलीफा यहाँ बैठे हुए थे। इसने अब्बासी खलीफा को मार करके ये पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया, इसने मामलुकों ने। और ये मामलुक कहाँ थे, ये मामलुक मूलतः मिस्र के होते हैं। मिस्र कहाँ, ये अफ्रीका वाला एरिया। तो ये पूरा साम्राज्य मामलुकों के अंडर में आ गया, ये समझिए, ये पूरा साम्राज्य क्या हुआ, मामलुकों के अंडर में आ गया। इस तरह से मामलुक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। आगे चल के क्या होता है, इन मामलुकों को भी किसने खत्म किया, ऑटोमन एम्पायर ने, ऑटोमन साम्राज्य ने, ऑटोमन वंश ने। कब, 1519 में से ये 1922 तक रहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने तक। तो मामलुक वंश को खत्म करके 1519 में, 1519 में जो ऑटोमन एम्पायर होता है उसने एक नए साम्राज्य की नींव डाली, ऑटोमन वंश, जो कि यहाँ फैला हुआ था, ठीक, ऑटोमन एम्पायर यहाँ फैला हुआ था। ये कहीं ना कहीं इस तरह से विश्व में साम्राज्यों का इतिहास प्रारंभ होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस संबंध में मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर की बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से मानव का उद्भव होता है, जिसमें मैंने आपको डार्विनवाद थ्योरी एंड पौराणिक थ्योरी के बारे में बताया। उसके बाद हम आगे बढ़े और मानव कैसे कैसे आगे बढ़े, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में बताया, निएंडरथल के बारे में मैंने आपको बताया, होमो हैबिलिस के बारे में बताया और होमो सेपियंस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको होमो सेपियंस की अलग अलग कैटेगरी बताई, पिल्ट डाउन मानव मैंने बताया, पीकिंग मानव आपको मैंने बताया, क्रो मैग्नन और निएंडरथल, इन 4 मानवों के बारे में बताया मैंने, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आगे बढ़े तो हमने देखा कि होमो सेपियंस जिनका पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो चुका था, तो होमो सेपियंस ने किन किन एरिया में कौन कौन सी सभ्यताएं डेवलप की थी। तो मैंने आपको 6 सभ्यताओं के नाम बताए। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान इराक में, दूसरी मिस्र की सभ्यता अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, तीसरी मैंने आपको बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में, चौथी मैंने आपको बताया चीन की सभ्यता चाइना में, पांचवी मैंने बताया माया सभ्यता उत्तरी अमेरिका में, छठवीं मैंने बताया इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका में। इन 6 सभ्यताओं की हमने बात की। जब इन सभ्यताओं की बात हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि चूंकि विश्व में साम्राज्यवाद का इतिहास होता है यूरोप से स्टार्ट होता है, तो यूरोप में जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का ह्रास हुआ उसके बाद यूनानी साम्राज्य ने उसका स्थान लिया। तो यूनानी साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया किस तरह से सिकंदर का इंडिया में आक्रमण होता है। जब यूनानी साम्राज्य का अंत होता है उसके बाद उसकी जगह लेता है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर 2 भागों में बटा, एक पश्चिमी रोमन एम्पायर, एक पूर्वी रोमन एम्पायर। पश्चिमी रोमन एम्पायर जो था वो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक शासन करता है। 400 ईस्वी में क्या हुआ, रोमन एम्पायर के ऊपर नॉर्मन जाति ने आक्रमण किया और वहां से ये रोमन एम्पायर वाले लोग चल के कहाँ आ गए, तुर्की वाले एरिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में आ गए। इस तरह से पश्चिमी रोमन एम्पायर खत्म, पूर्वी रोमन एम्पायर चालू हुआ। और जब पूर्वी रोमन एम्पायर कमजोर हो चुका था उस टाइम पे जो तुर्की वाला एरिया था या फिर अरब प्रायद्वीप था, अरब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पास इस्लाम धर्म अपना पैर पसार रहा था। 622 में पैगम्बर मोहम्मद ने ये स्टार्ट भी कर दिया था। उसके बाद पैगम्बर मोहम्मद के आपको पता है कि जो बारिश हुए उनको खलीफा कहा गया। इसके बाद मैंने आपको अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन इनके बारे में बताया। उसके बाद जो उमैयद डायनेस्टी पहली डायनेस्टी बनती है इस्लामिक, उसके बारे में मैंने बताया। फिर अब्बासियों के बारे में बताया। अब्बासी अपने अंडर में तहरीद वंश को शासन देते हैं। तहरीन वंश को मार करके आगे चल के आपको बताया सफारी डायनेस्टी आते हैं। सफारी डायनेस्टी को आगे चल के मार के समानी आते हैं और समानी को ही मार के कौन आता है, गजनवी डायनेस्टी आता है जिसका महमूद गजनवी होता है। गजनवियों की सत्ता का अंत करते साल्जुक और साल्जुकों की सत्ता का अंत कौन करता है आपको पता है, ये जो ख्वारिज में शासक होते हैं। और ख्वारिजों को चंगेज खान ने मार दिया और मंगोल डायनेस्टी स्टार्ट की।
जो मंगोल डायनेस्टी स्टार्ट होती है तो मंगोल डायनेस्टी को मामलुकों ने मारा। मामलुकों ने ना सिर्फ गवर्नर मंगोलों को मारा बल्कि खलीफा अब्बासियों को भी मारा। इस तरह से जो खलीफा थे और गवर्नर थे दोनों पद कहाँ चले आए, मामलुकों के पास चले आए। तो मामलुकों ने एक अच्छा खासा एम्पायर बना लिया। फिर मामलुकों को मार दिया कौन, ऑटोमन तुर्कों ने। तो ऑटोमन एम्पायर इस तरह से स्टार्ट हुआ। ऑटोमन एम्पायर का क्या हुआ, आपको पता है कि 1519 से लेकर के 1622 तक ऑटोमन एम्पायर इंडिया में चला। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो 1940 से लेकर के 1918 तक होता है। 1980 के बाद क्या होता है, एक सेब्रे की संधि होती है। सेब्रे की जो ट्रीटी ऑफ सेब्रे होती है वो तुर्की के साथ की जाती है और इसमें खलीफा के पद को बैठा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस तरह से 1922 में क्या हुआ, ये ऑटोमन एम्पायर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं विश्व में इतिहास था, विश्व में एम्पायर थे, बड़ी बड़ी एम्पायर थे। अब अगली क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री से एंट्री मारेंगे। ये आप कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड था, समझने में आपके सहायक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।